चलो बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following in decreasing order of reactivity towards SN1. राइट, हमारे पास ये स्पीशीज है, हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स SN1. राइट, अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो वो हो जाएगा हमारे पास की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन से हम लोग क्या समझते हैं? What does S, N and 1 stand for? It is basically 1 stands for unimolecular, N stands for nucleophilic, and S stands for substitution reaction. It is basically unimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक, इसमें क्या होता है? सी सपोज हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है RX फॉर्म की. ठीक, इससे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल. तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप फॉर दिस रिएक्शन इज, हमारे पास जो हमारी एल्किल हैलाइड है उसमें हीट्रोलिटिक क्लीवेज होगा. क्या होगा? हीट्रोलिटिक क्लीवेज. राइट, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा किसका? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन. राइट, कितना स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटायन है उसी पे डिपेंड करता है मेनली हमारे पास एक SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी. राइट, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास क्या होगा? SN1 रिएक्शन. फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्पीशीज होते हैं उनमें हो सकता है रीअरेंजमेंट. तो सेकेंड स्टेप होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इफ पॉसिबल. ओके, फिर क्या होगा? जो हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन होगा उस पर अटैक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स. राइट, आई होप आपको बात समझ में आई हो. तो पहली चीज़, सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन आर. पहला है हमारे पास, इसमें क्या होता है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन. कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड. अगर बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो कौन से सॉल्वेंट फेवर करते हैं इसको? इसको फेवर करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल, ये फेवर करते हैं, फेवर SN1 रिएक्शन. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास गिवन स्पीशीज है उनकी, तो पहला है हमारे पास सी. अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पहला है ये हो गया हमारे पास. अब क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास हीट्रोलिटिक क्लीवेज होगा कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का. राइट, फिर ये हमारे पास है कार्बोकेटायन. राइट, अब क्या होगा? अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या कोई रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है. ओके, अगर हम लोग देखें तो हाँ, इसमें एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है. वो क्या है हमारे पास? वो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. क्या हो जाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. तो हमारे पास बेसिकली जो न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, एक टर्शरी कार्बोकेटायन. जो टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास. राइट, एज कंपेयर टू हमारे प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन. बेसिकली ऑर्डर क्या होता है? हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन, फिर हमारे पास होते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन और सबसे कम होता है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन. राइट, और ऐसा हम लोग कैसे बोल पाते हैं? ऐसा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन होते हैं ना, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा एच होते हैं. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा एच होंगे तो उसमें ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन हमको देखने को मिलेगा. ठीक, तो ये पहला हो गया हमारे पास. सेकंड के केस में देखते हैं. सेकंड में है हमारे पास
कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। अगर इसमें हेट्रोक्लिटिक क्लीवेज हुआ तो क्या फॉर्म होगा? तो बेसिकली हमारे पास फॉर्म हो जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? हाँ, इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, और इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसलिए हमारे पास ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा, राइट। अब अगर हम लोग देखें तो क्या कोई एक और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो हाँ, ये रीअरेंजमेंट भी हमारे पास पॉसिबल होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई, राइट। ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन है। इसमें भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट। इसमें भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट, राइट। इसमें अगर रीअरेंजमेंट हो तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। अब इससे ज़्यादा कोई रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट। लास्ट है हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज। अब क्या होगा इसमें? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कुछ ऐसा कार्बोकेटायन बना हमारे पास। ये कैसा कार्बोकेटायन है? ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, राइट। तो हमारे पास ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इसमें कोई फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल होगा, राइट, क्योंकि उसके अगला वाला कार्बन भी हमारे पास क्या है? वो भी एक सेकेंडरी कार्बन ही है, राइट। तो अब हमें देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी, राइट। ये हो गया P, ये हमारा Q, ये हमारा R, और ये हमारा S। अच्छा, हम तो ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो P और Q है वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम कार्बोकेटायन है। कितने अल्फा एच है P के पास? 3, 3 एंड 2, कितना हो गया? 8। इसके पास भी 3, 3, 2, यानी 8 अल्फा एच दोनों के पास है। दोनों टर्शरी कार्बोकेटायंस हैं, राइट। और ये दोनों के स्ट्रक्चर्स भी एकदम सेम है। तो P और Q की जो रिएक्टिविटी होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर हम लोग बात करते हैं R और S की, राइट, R और S, देखो P और Q की जो रिएक्टिविटी होगी वो R और S से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायंस है, राइट। अगर हम लोग बात करें R और S की, राइट, तो देखो दोनों में हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, बट हमारे पास इसमें हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा लगेगा और इसमें हमारे पास कम। तो इसलिए हमारे पास P और Q की जो स्टेबिलिटी है वो सेम है। फिर हमारे पास किसकी हो जाएगी? फिर हमारे पास हो जाएगी S की, और इसके केस में फिर R की। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। दिस इज द final answer for our question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.